हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये पीजीटी का ही जो सिलेबस आपके में दिया हुआ है, तो उसमें ये 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, इन पांचों नहीं, एक्चुअली ये मैंने 5th वाला छोड़ दिया है, गाइडेंस इन उत्तर प्रदेश मेजर्स टू इम्प्रूव सर्विस कंडीशंस। ये इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा वास्ट है, इसके ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जिसको पढ़ के आप कह सके कि हाँ मतलब मेरा ये टॉपिक तैयार हो गया है। तो ये वाला 5th पॉइंट मैंने छोड़ दिया है। अब इसको करने का तरीका बस यही है कि आप वहाँ पे अपना थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करें कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरह करके आप इसको कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चंस में भी आ जाए क्योंकि यूपी पीजीटी है। और बाकी ये वाले जो चारों हैं मैंने ये डिस्कस करे हैं इस वीडियो में। ओके, तो पहला है यूनिट 1, वर्बल एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट बेसिकली वो होते हैं जिनमें हम लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, यानी जो लिखे हुए चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब लैंग्वेज का यूज़ हो रहा होता है किसी ना किसी फॉर्म में, या तो बोलना होता है ओरल, और या तो वो रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये लिटरेट्स के ऊपर ही यूज़ हो सकता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज का यूज़ होना है। अगर रिटन हुआ तो इलिटरेट्स इसको नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिना इंटेलिजेंस स्केल, ये हो गया वर्बल टेस्ट आपका। नॉन वर्बल टेस्ट वो होते हैं, यहाँ पे क्योंकि मैंने वर्बल टेस्ट डिस्कस किया है इसलिए नॉन वर्बल भी आपको बता देती हूँ। जिसमें पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, या इलस्ट्रेशंस होते हैं, मतलब जिसमें आपका लैंग्वेज किसी भी फॉर्म में यूज़ ना हो। तो ये क्या होता है, इस तरह की टेस्ट का एक बेनिफिट ये होता है कि इट रिड्यूसेस कल्चर बायसेस, क्योंकि पिक्चर्स होते हैं तो वो हर मतलब कल्चर के लिए सूटेबल हो सकता है। अभी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स या लैंग्वेज इस तरह की हो सकती है जो एक कल्चर के लिए हो और दूसरे कल्चर के लिए ना हो। ठीक है, तो लाइक रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये RPM आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, और इसका चिल्ड्रन वर्जन भी आता है, उसको चिल्ड्रन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस भी कहते हैं, CPM। ओके, अब परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा उसमें मतलब ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको मैनिपुलेट करना होगा। मतलब आपका कि उसके अंदर जैसे मान लीजिए कुछ मतलब ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में एग्जाम्पल में, तो ये इसमें क्या होता है कि आपका एक बॉक्स जैसा होता है, उसके अंदर कुछ मतलब छोटे छोटे लकड़ी के गुटके जैसे होते हैं। ठीक है, उसको आपको मूव कराना होता है, कुछ कलर्स में अरेंज करना होता है। तो ये क्या है कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आपसे बोला गया है कि इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट में हो गई। रिटन लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कैन बी एडमिनिस्ट्रेट टू इलिटरेट पर्सन, क्योंकि इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जिसको हेरा फेरी करनी है, जिसमें मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, और कैन बी एडमिनिस्ट्रेट टू पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड रिड्यूस कल्चर बायसेस, क्योंकि इसमें काम करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कल्चर के भी कोई मतलब वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और अलग अलग कल्चर्स में परफॉर्मेंस टेस्ट को यूज किया जा सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स है, आप एक बार देख लो। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, ठीक है, कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, कॉलिन एंड रिवर्स परफॉर्मेंस टेस्ट, वेशलर्स परफॉर्मेंस टेस्ट, टर्मिन एंड मेरिल परफॉर्मेंस टेस्ट, केन्स परफॉर्मेंस टेस्ट। अब ये सब अलग अलग हैं, बस आप इनको एक बार नाम ध्यान रख लो कि ये सारे परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आते हैं। अब आता है आपका यूनिट 2 में ग्रुप एंड इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, तो इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब नाम से ही क्लियर है कि एक टाइम पे एक ही पर्सन पे हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटर टू स्टैब्लिश अ रैपो विद द सब्जेक्ट एंड सेंसिटिव टू हिज और हर फीलिंग्स। ठीक है, मतलब एक रैपो स्टैब्लिश करने की जरूरत है। अगर जैसे हम जिन्होंने आप लोगों में से साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो ऑफकोर्स आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। तो जब भी कोई भी सब्जेक्ट आता है तो हम उसके साथ रैपो स्टैब्लिश करते हैं, उनको बताते हैं कि ये क्या है और हम इसको क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, जहां तक कि मतलब जायज हो कि आपके जो रिजल्ट है उस पर इफेक्ट ना आए, इतना हम उसको बताते हैं। ठीक है, उसके मूड वगैरह का भी ध्यान में रखना पड़ सकता है क्योंकि इस वजह से उसका टेस्ट के रिजल्ट्स मतलब मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। अलाउज पीपल टू आंसर ओरली और इन रिटन फॉर्म और मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स एज पर द टेस्टर्स इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल टेस्ट वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, इवन परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल का सिर्फ इतना ही है कि जो अकेले में करवाया जा सके एक साथ। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड बिना इंटेलिजेंस स्केल हो गया, वेस के जितने भी मतलब ये वेस का वर्जन है। ठीक है, VISSC ये हो गया आपका, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट ये भी आपका इंडिविजुअल टेस्ट में आता है। अब ग्रुप टेस्ट का मतलब जो आप कई लोगों के साथ एक साथ कर सकते हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट टू सेवरल इंडिविजुअल एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, डू नॉट अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद सब्जेक्ट फीलिंग, क्योंकि एक ग्रुप में हम करवा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि किसी का मूड अच्छा है किसी का नहीं अच्छा है, तो ये चीज ध्यान रखना नहीं रख पाते हैं इसमें। सीक आंसर्स इन अ मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट। ठीक है, इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप
एक बार में ही कई सारे लोगों से डेटा कलेक्ट कर ले रहे हो, इस वजह से ये इकोनॉमिकल है और टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। एग्जाम्पल देखिए, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय प्रयाग मेहता, ठीक है, ग्रुप टेस्ट ऑन इंटेलिजेंस बाय एस शिलोता, तो इस तरह के ग्रुप टेस्ट होते हैं। ओके, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट में डिफरेंस। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट 3, प्रिकॉशंस फॉर टेस्टिंग। अब मतलब कि आप जब आप टेस्ट करवा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिक्वायर्स क्लिनिकली ट्रेंड एग्जामिनर, ठीक है, यानी जो भी आप टेस्ट करवा रहे हो वो कोई एक मतलब ट्रेंड पर्सन होना चाहिए जिसको पता हो कि उसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। तो मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के द्वारा मतलब इसको किया जाता है। उसके बाद ओनली वन एलिमेंट ऑफ अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, वो सिर्फ एक एलिमेंट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। असेसमेंट एक बड़ा वर्ड है, ठीक है। अगर आप डिफरेंस पूछो कि असेसमेंट और टेस्ट में क्या फर्क है, तो असेसमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं और उनमें से एक होता है टेस्ट, ठीक है। तो कोई भी पर्सन, जैसे क्लाइंट है आपका, पेशेंट है या कोई भी है, ठीक है, आप वो आया आपके पास, आप उसका इंटरव्यू लोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है, उसके फैमिली हिस्ट्री निकालोगे, फैमिली का इंटरव्यू लोगे, तो और टेस्ट भी करवाओगे, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, असेसमेंट हो गया। और उस टेस्ट करवाना एक हिस्सा है असेसमेंट का। तो ये ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, कि ये सिर्फ एक ही हिस्सा है और दे शुड नेवर बी यूज्ड एज अ सोल बेसिस फॉर डायग्नोसिस। टेस्ट के ही भरोसे आप पूरा का पूरा डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। ओके, a detailed clinical and personal history of the child and a review of psychological, medical, educational or other relevant records are required to lay the groundwork for interpreting the results of any psychological measurements। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। कल्चर एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन मे अफेक्ट टेस्ट परफॉर्मेंस एंड मे रिजल्ट इन इनएक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं अगर आप जो साइकोमेट्रिक टेस्ट या अगर पेपर पेंसिल टेस्ट आप करवा रहे हो, ठीक है, तो लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी भी टेस्ट के रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो टेस्ट करवाएगा उसको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या क्या मतलब बैरियर्स आएंगे एक जो भी उसका क्लाइंट है उसके साथ टेस्ट करवाने में, ठीक है। उसकी लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि इंग्लिश आती है नहीं आती है, जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर किसी माइनॉरिटी कल्चर से आता है तो वो सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी है। प्लस जो भी चाइल्ड है या जो भी क्लाइंट है, ठीक है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है उस वक्त जब वो टेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये सब बातें का ध्यान रखना चाहिए। ये सब हैं प्रिकॉशंस फॉर टेस्टिंग। ओके, नाउ यूनिट 4 इज गाइडेंस, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस सूटेड टू इंडियन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, वोकेशनल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, यही एक्सप्लेन किया है। इंडियन एनवायरनमेंट में हम सभी पले बड़े हैं, तो क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे कि आप लोग इजीली कर लेंगे, तो मुझे इसको एक्स्ट्रा अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले गाइडेंस क्या होता है, तो गाइडेंस इज एन असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय अ क्वालिफाइड एंड एडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सन to another person to help him manage his own activities, develop his own point of view and make his own decision। गाइडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरा का पूरा एक सजेशन दे दें, उससे बोल दें कि हाँ तुम ये करो, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है कि जो भी ट्रेन्ड पर्सन होगा वो दूसरे को सिर्फ गाइड करेगा, ठीक है, कि वो किस तरह से खुद काबिल बने अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए, अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए, ठीक है। तो ये होता है गाइडेंस। हमें अपनी राय मशवरा उसके ऊपर थोपना नहीं है, उसको खुद इस काबिल बनाना है कि वो खुद अपना डिसीजन ले सके। इसको कहते हैं गाइडेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर, तो गाइडेंस लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमें जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको गाइड कर रही हूँ एज अ गाइडेंस, ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, तैयारी आप सब कुछ खुद कर रहे हो, मेहनत आपकी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे थोड़ा सा आपको वीडियो प्रोवाइड करने से या मेरे थोड़े से कोई प्रोवाइड करने से आपको एक डायरेक्शन मिल गया है कि मुझे किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये होता है। अब गाइडेंस क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमने ये बातें बोल दी खत्म, नहीं, ठीक है। जो भी आपका प्रोसेस है, जिस चीज में मैं आपको एजुकेशन गाइडेंस दे रही हूँ, तो वो कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। इट इज गिवन बाय टेक्निकली एंड प्रोफेशनली ट्रेन पर्सन, ठीक है। उसको गाइडेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो भी पर्सन है वो दे सकता है, ठीक है। गाइडेंस लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ नीड्स, एथिक, प्लान ऑफ एक्शन एंड एडजस्टमेंट ऑफ इमोशनल ब्लॉकिंग, ये सब चीजें हैं। गाइडेंस फोकस अटेंशन ऑन इंडिविजुअल्स एंड इट इज एन असिस्टेंस रादर देन डायरेक्शन, इम्पोजिशन और कंपल्शन, यानी असिस्टेंस है। हम कोई वो नहीं दे रहे हैं आपको कि आप मतलब सलाह नहीं दे रहे हैं आपको कि हाँ आप यहाँ चलो, ठीक है। मैं आपको डायरेक्शन नहीं दिखा रही हूँ कि आप यहाँ चलो, मैं आपको असिस्टेंस दे रही हूँ। अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको उधर चलना है या नहीं चलना है, ये होता है, ठीक है।
अब आता है एजुकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशनल गाइडेंस इज कंसर्न विद द असिस्टेंस गिवन टू स्टूडेंट्स इन देयर चॉइस एंड एडजस्टमेंट विद रिलेशन टू स्कूल करिकुलम कोर्सेज एंड स्कूल लाइफ। नाम से ही बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। जो एकेडमिक एरियाज हैं उसमें अगर आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आपका एजुकेशनल गाइडेंस है। Emphasis is given to assistance to students to perform satisfactorily in their academic work and optimally utilize institutional resources, कि वो किस तरह से अपने जो भी institutional resources हैं, टीचर्स जो पढ़ा रहा है, जो स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सबको कैसे वो यूटिलाइज करे, कैसे अपने सेल्फ डेवलपमेंट में उन सारी चीज़ों को यूज़ करे। तो सिंपली आपके स्कूल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब आपका एजुकेशनल गाइडेंस में आ जाता है। किसी बच्चे को जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हम उसको एक गाइडेंस दे सकते हैं कि अच्छा आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, इस तरह से, बाकी वो चीज़ें खुद करेगा। तो ये एक एजुकेशनल गाइडेंस हो गया। ओके, वोकेशनल गाइडेंस का मतलब है defined by George Mayers is the process of assisting the individual to choose an occupation, prepare them for it, enter upon and progress in it। कि एक हमें ऑक्यूपेशन चूज करना है, हम कंफ्यूज हैं, जैसे 12th के बाद बच्चे निकलते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है, तब उस वक्त वोकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हम उन्हें एक रास्ता दिखाएं कि हाँ देखो ये इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने कहा ये सब्जेक्ट था तो आप यहाँ यहाँ जा सकते हो। तो ये सब क्या है कि वोकेशनल गाइडेंस में आता है। उनको इस तरह में तैयार करना, उनको उस वोकेशन में एंटर करवाना और उसके बाद उनको उस वोकेशन में, उस ऑक्यूपेशन में उनका प्रोग्रेस भी हो। तो ये अब समझ गए ना आप कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, कि हमने एक ऑक्यूपेशन चूज करने से स्टार्ट किया था, उसके बाद उनको प्रिपेयर भी करवाया और उसके बाद उसको एंटर भी करवाया और बाद में उसका प्रोग्रेस उसकी उस फील्ड में हो, ये भी ध्यान रखा। ठीक है, इट इज नॉट कंसर्न विद डूइंग थिंग्स फॉर द इंडिविजुअल बट विद हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, उनके लिए हमें चीज़ें नहीं करनी है, उनको खुद तैयार करना है कि वो खुद अपने लिए वो चीज़ें कर सकें। लास्ट है आपका पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस के अंदर जो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, किस तरह से जो स्कूल में बच्चा है, अब आप अच्छा देखो, आप लोग पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, राइट, तो पीजीटी के बाद आपको क्या जॉब मिलेगी, स्कूल में आपको पढ़ाना रहेगा इंटर लेवल पे या, ठीक है, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। इस वजह से ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह से आप बच्चों को गाइड कर सकते हो, आप किस तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको ये बातें जब आप ध्यान में रखोगे तो आप ज्यादा बेटर क्वेश्चंस कर पाएंगे। Several emotional problems have been identified during adolescence: hostility, frustration, anxiety, fear, jealousy। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कॉमन होती हैं इन एडोलेसेंस, तो इनको एड्रेस करना आना चाहिए। जब हम एडोलेसेंस को इन सारी प्रॉब्लम्स में उनको हेल्प करेंगे तो ये आपकी पर्सनल गाइडेंस में आ जाएगा। ठीक है, इस जो एम होता है पर्सनल गाइडेंस का वो ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, They should be given help to improve prejudices and negative attitudes। Prejudice और negative attitudes इन सब से बच के रहें, इन सब को डेवलप ना होने दें। ठीक है, personal problems are mostly emotional in nature and hence are difficult to handle। Guiding students to solve personal problems requires a special type of techniques and trainings। तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग तो चाहिए होती है गाइडेंस के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेंड काउंसलर्स या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके। एक टीचर भी, क्योंकि डेली इंटरेक्शन होता है 8 घंटे, ठीक है, बच्चों के साथ, तो टीचर्स भी बहुत अच्छे से किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, दे हैव टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु हैव पर्सनल प्रॉब्लम एंड शो एम्पैथी टू देम। उनको समझना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद उनको गाइड करना चाहिए, उनके साथ एम्पैथी शो करनी चाहिए। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ओके, तो आप लोग देख लो एक बार, वेस वर्सेस स्टैनफोर्ड बिनेट। ठीक है, ये इंटेलिजेंस के दोनों टेस्ट हैं। तो वेस का है वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, और बिने का है अल्फ्रेड बिने का स्टैनफोर्ड बिने। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो आपका टेस्ट डेवलप हुआ था वो था ये बिने का स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये वेस काफी बाद में डेवलप हुआ है। तो जो बिने का टेस्ट था, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ठीक है, ये बच्चों के लिए आप मोस्टली डेवलप किया गया था कि जो भी स्कूल में बच्चे लैक कर रहे हैं, ठीक है, जिन्हें किसी भी प्रॉब्लम हो रही है अपने स्कूल में कंटिन्यू करने में, जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें डील करने में, तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बिने का टेस्ट बनाया गया था। बिने ने मतलब ये टेस्ट बनाया था, स्टैनफोर्ड बिने। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ओनली अ सिंगल जनरल इंटेलिजेंस स्कोर, यानी सिर्फ एक का स्कोर होता है। और जो अर्ली के स्टैनफोर्ड बिनेट है, अब तो काफी मतलब रिवीजन हो गया है, लेकिन जो पहला बना हुआ था स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, उसमें मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 इस तरह करके आईक्यू निकाला जाता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं वो कहीं ना कहीं जो वेस का ही स्कोरिंग सिस्टम है वो अडेप्ट कर चुके हैं। तो वेस क्या है? इट वॉज डेवलप टू एड्रेस वीकनेस इन स्टैनफोर्ड बिने, एडमिनिस्टर टू अडल्ट एज वेल। ठीक है, क्योंकि बिने का था सिर्फ बच्चों के लिए था, लेकिन वेस वाला क्या है कि वो अडल्ट के लिए भी है। और नंबर ऑफ डिफरेंट स्कोर्स, क्योंकि बिने सिर्फ एक स्कोर प्रोवाइड करता था, वेस में क्या है अलग अलग स्कोरिंग सिस्टम है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगी मैं कौन से स्कोरिंग है। वेस्लर इंस्टेड कंपेयर्ड स्कोर्स ऑफ द टेस्ट टेकर टू दोज ऑफ अदर्स इन हिज और हर जनरल एज ग्रुप। कंपेरिजन होता है वेस्लर में। ठीक है, जो एक तरह से एज नॉर्म कह सकते हैं, एज नॉर्म के हिसाब से कंपेरिजन होता है। द एवरेज स्कोर इज फिक्स्ड एट 100 विद अप्रॉक्सिमेटली 2/3 ऑफ ऑल स्कोर फॉलिंग समवेयर बिटवीन 85 एंड 115। यहाँ पे मैंने आपको एक बार प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता है वेस्लर में, ठीक है, और बिटवीन 85 टू 115 इसके बीच में जो भी स्कोर फॉल करता है वो नॉर्मल स्कोर होता है। ठीक है, वो उनके अंदर वो एवरेज इंटेलिजेंस होता है और बीच में एक फिक्स होता है 100। ठीक है, उसके बाद वर्जन्स देखें अगर तो सबसे पहला 1955 में आया था, देन वेस आर, ठीक है, रिवाइज्ड 1981 में, फिर वेस 3 1997 एंड अभी जो करेंट चल रहा है वो वेस 4 है जो 2008 का है। स्कोर्स जो है ये इन 4 पैरामीटर्स में दिखाते हैं। ठीक है, परसेप्चुअल रीजनिंग पे स्कोर होता है, एक प्रोसेसिंग स्पीड में होता है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में, वर्किंग मेमोरी में। ये आप एक बार याद कर लो, हो सकता है कि आपके उसमें ऑप्शंस में किसी तरह से आ जाए ये चीज़। ठीक है, तो इन 4 पैरामीटर्स पे स्कोर्स प्रोवाइड करता है वेस। कल्चर बायस टेस्ट भी एक बार समझ लीजिए कि कल्चर बायस और बायस जो कल्चर फेयर टेस्ट क्या होते हैं। कल्चर बायस का मतलब है कि जो सिर्फ आपके एक ही जो कल्चर है वहीं पर ही उसको हम करें। ठीक है, लाइक अगर जैसे अमेरिका वगैरह में जो टेस्ट बने हैं वो आप इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ एक जगह जैसे इंडिया की जो टेस्ट है वो अब बाकी की कंट्रीज में वेस्ट में एप्लीकेबल अगर करेंगे भी तो वो कुछ अच्छा मतलब जो सही रिजल्ट है वो नहीं आएगा उसका। तो ये होता है कल्चर बायस कि एक ही कल्चर में वो टेस्ट अप्लाई होगा। और कल्चर फेयर टेस्ट का मतलब होता है कि वो टेस्ट जो हर कल्चर में अप्लाई हो सकते हैं, उनका मतलब कल्चर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए जो नॉन वर्बल टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, उनको भी कल्चर फेयर टेस्ट बोलते हैं। और इनको क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है इसमें किसी तरह से, इसलिए ये कहीं पे भी किसी भी कल्चर में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैनफोर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट, ये सब क्या है? कल्चर फेयर टेस्ट। तो अगर जैसे आपसे आ जाता है ऑप्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चर फेयर टेस्ट, तो आप ये देखना कि इनमें से नॉन वर्बल टेस्ट कौन सा है या परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा है। यही दोनों आपके कल्चर फेयर टेस्ट होंगे। अगर कोई लैंग्वेज वाला है तो वो आपका कल्चर फेयर नहीं होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ परफॉर्मेंस, स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट। स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, 3-4 मिनट का है शायद, आप देख लेना उसको। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल डायमेंशन मेजर। ठीक है, बिहेवियर का डायमेंशन तो पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस है, आप अचीवमेंट, क्रिएटिविटी, ये सब है। अकॉर्डिंग टू द मीडियम यूज्ड, ठीक है, कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं टेस्ट में, उसके हिसाब से 2 तरह के टेस्ट होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट और परफॉर्मेंस या सिचुएशनल टेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टेस्ट आइटम। टेस्ट आइटम का नेचर क्या है? वर्बल टेस्ट है, लैंग्वेज यूज करी गई है, या नॉन वर्बल टेस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ स्कोरिंग, सेल्फ स्कोर्ड टेस्ट, एक्सपर्ट स्कोर टेस्ट, खुद से जो स्कोर किए जाते हैं या तो एक्सपर्ट से। अकॉर्डिंग टू द स्कोप या एप्लीकेबिलिटी, तो कल्चर स्पेसिफिक टेस्ट और कल्चर फ्री टेस्ट। ये एक मतलब मुझे मिला था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बस खाली देख लीजिए, नाम देख लीजिए, ईयर वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी भी तरह से ऑप्शन में या कुछ ऐसा आ जाए, याद भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान में रख लेना, एक बार दो बार इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, so this was it for this video. I hope you liked it. If you have any doubt you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.